हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी की। ये आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया गया है यूनिट 4 में, जो कि कम्युनिकेशन का यूनिट है। तो कम्युनिकेशन के यूनिट में अगेन ये न्यू टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी कि मास मीडिया एंड सोसाइटी में आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे टुडे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। तो इसमें बेसिकली हम मीनिंग देखेंगे कि मास मीडिया का मीनिंग क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है एंड इसका नेगेटिव क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मास मीडिया होता क्या है। तो देखिए, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है उसी में ये एक अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसका, जिसको हम मास मीडिया बोलते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है विद मास ऑडियंस, और इसी वजह से इसका नाम आपका मास कम्युनिकेशन है। जहाँ पे ऑडियंस आपकी मास होती हैं, इन मास होती हैं, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है आपका मास कम्युनिकेशन। And the channel through which this kind of communication take place are referred to as mass media। तो mass media वो communication channel होता है। तो उस वजह से मतलब जो कि आपका डिफरेंट जो मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल है उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इस वजह से हम इसको मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। Mass communication is a term used to describe the academic study of various means by which individual and entities relay information to large segment of the population all at once through mass media। तो mass media में हम क्या करते हैं, mass media में हम रिले करते हैं informations को to the individual and entities in a large। जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं या एंटिटीज़ होते हैं और आप एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है वो होता है आपका मास मीडिया। ओके, मास मीडिया को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या मास कम्युनिकेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय मास प्रोड्यूस्ड messages are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receiver। अब यहाँ पे heterogeneous का मतलब क्या हुआ? heterogeneous का मतलब होता है जो मास होता है लोगों का, मतलब जो भीड़ होती है लोगों की, वो homogeneous नहीं होती है, heterogeneous होती है। मतलब अगर आपका 12 साल का जो बच्चा है वो भी आपके एडवर्टीजमेंट देख रहा है, और जो 40 ईयर्स का एक अडल्ट पर्सन है वो भी आपके एडवर्टीजमेंट देख रहा है, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है? हेट्रोजीनियस होता है। जो आपका टारगेट सेगमेंट होगा वो सेम नहीं होगा, होमोजीनियस नहीं होगा, बल्कि हेट्रोजीनियस होगा। उसके बाद एनोनिमस होता है, आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि किसने किसने आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसको देखा या आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया या सुना। यहाँ पे एनोनिमस लोग होते हैं जो कि इस चीज़ों को सुनते हैं या आपके मास कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत ही लार्ज ट्रांसमिशन होता है, बहुत ही लार्ज लोग होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी एट लार्ज होती है। By mass produced we mean putting the content or message of mass communication in a form suitable to be distributed to large masses of people। तो हम इस तरीके से चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे कि हम उन लोगों को समझा पाएँ, उन लोगों को अपनी बात कह पाएँ जिन लोगों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाले लोगों को ही हम मास बोल रहे हैं यहाँ पे। हेट्रोजीनियस का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया मीनिंग कि यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो आइदर हम एज के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम क्लास के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम उनके अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं, आप इनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। तो जो सोर्स होता है उनको नहीं पता होता है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा इंडिविजुअल है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को सुन रहा है। इस वजह से यहाँ पे एनोनिमस जो वर्ड है यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हैं आपके वो आपके बहुत ही पास होंगे और फिजिकली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। जो कम्युनिकेटर होता है वो फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है, और वहाँ वो दोनों फिजिकली मतलब एक दूसरे के साथ नहीं होते या आमने सामने नहीं होते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे मास कम्युनिकेशन के? इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टर्म मास कम्युनिकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 5 एस्पेक्ट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए मास कम्युनिकेशन में। पहला है आपका लार्ज ऑडियंस, दूसरा है आपका फेयरली अनडिफ्रेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन। तो लार्ज ऑडियंस का मतलब क्या हुआ कि लार्ज होगा, मास होना चाहिए यहाँ पे ऑडियंस का, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन का मतलब है कि जो ऑडियंस है उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ये हेट्रोजीनियस होती हैं। सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, तो मैसेज जो होना चाहिए वहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है या उनका रिप्रोडक्शन होता है मास मीडिया में या मास कम्युनिकेशन में। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिलीवरी होती है। जैसे मान लिया अपने रेडियो का यूज़ किया,
या आपने टेलीविज़न का यूज़ किया अपनी बात को पहुंचाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप एक साथ बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हो और उनकी डिलीवरी जो है वो भी बहुत ही फास्ट हो रही है। इसके अलावा लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होते हैं उनको बहुत ही कम कॉस्ट इसमें देनी पड़ती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। बट मतलब जो पर्सन होता है, जो एडवर्टाइज़र होता है, उसको ज़्यादा जो एडवर्टाइज करता है उसको बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो मतलब लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को, मतलब एक साथ काफ़ी ज़्यादा नंबर की टारगेट ऑडियंस को वो डिलीवर कर रहा है मैसेज। ओके, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी? डायरेक्ट मैसेज टूवर्ड्स रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड अनोनिमस ऑडियंस, बहुत ही डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाता है इसमें, और बहुत ही लार्ज जो ऑडियंस होती है उनको पहुंचता है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस जो होती है और अनोनिमस ऑडियंस जो होती है। मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्राइवेट मैसेज नहीं ट्रांसफर किया जाता है, पब्लिकली मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, और जो मतलब उसका ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं कभी 7 सेकंड के होते हैं, कभी 10 सेकंड के होते हैं, कोई 1 मिनट के होते हैं, तो इनका जो मैसेज होता है इनका ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा कम टाइम का होता है। फीडबैक इज इनडायरेक्ट, नॉन एग्जिस्टेंस एंड डिलेड। अब इसमें क्या रीज़न है कि फीडबैक जो है एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फीडबैक यहाँ पे नहीं होता है, अगर होता भी है तो इनडायरेक्ट होता है। मतलब अगर आपकी मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने उसकी मास पब्लिसिटी की, उसका मास कम्युनिकेशन किया, लोगों को बताया, आपने एडवर्टीजमेंट किया कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये प्रोडक्ट मतलब इस चीज़ के लिए अच्छा है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लगी, आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा या आपका प्रोडक्ट उनको समझ में आया? आपको तब पता चलेगा जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो आप ये बोलोगे कि हाँ एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट है ये और हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फीडबैक होता है वो इनडायरेक्ट होता है, या फिर कभी कभी तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और अगर करता भी है तो वो डिलेड में हो सकता है। जैसे आपने आज किया, ठीक है, आपने आज चीज़ों को मतलब आपने आज एडवर्टीजमेंट दिया और हो सकता है इसका जो इम्पैक्ट हो वो 1 महीने बाद आपको दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि आपने एडवर्टीजमेंट तो किया बट आपकी सेल्स उसकी वजह से ना इंक्रीज हो, किसी और रीज़न से इंक्रीज हुई हो, तो अगेन हम इसको नॉन एग्जिस्टेड बोल सकते हैं, डिलेड बोल सकते हैं, नॉन मतलब इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। हम बहुत सारे इसको फीडबैक को बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, फीडबैक हमारे डायरेक्ट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज मिनिमम, तो अगेन जो इंडिविजुअल होता है पर इंडिविजुअल ये मिनिमम हो जाता है। ओवरऑल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एडवर्टीजमेंट के लिए 10,000 मान लीजिए आपने इंडियन करेंसी दी है 10,000 रुपीज़, और इतने में आपको मतलब एडवर्टीजमेंट आप करवा रहे हो, ठीक है, इतने में एडवर्टीजमेंट करा रहे हो और इसकी वजह से आप ऑलमोस्ट मतलब 1 लाख टारगेट कर पा रहे हो, तो जो पर कॉस्ट हो जाएगी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो पर कॉस्ट है आपकी, ये रिड्यूस करता है ये आपका जो आपका मास कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू। सोर्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। अब जो सोर्सेज होते हैं, जो मैसेज का सोर्स होता है वो आपका या तो ऑर्गेनाइजेशन होता है या तो इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब वो लोग जो एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं या वो लोग जो एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन होंगे या इंडिविजुअल होंगे, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन होगा। इसके अलावा मोस्टली 1 वे होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मास मीडिया की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो मास मीडिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में आपका डांस आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, सॉन्ग आ जाता है, थिएटर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिशनल मीडिया होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका न्यूज़पेपर हो जाता है, मैगजीन और पीरियोडिकल्स हो जाते हैं, बुक्स हो जाते हैं, तो ये आपके प्रिंट मीडिया हो गए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका बेसिकली फिल्म आता है, रेडियो आता है एंड टेलीविजन आता है। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ मास मीडिया हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब आया था, ये आपका ल्यूमियर ब्रदर्स जो है, मार्कोनी है, इन्होंने रेडियो को मार्कोनी ने किया था इन्वेंट। और ये जो इन्वेंशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ है, जो आपका जो इसको हम टीवी बोलते हैं, टीवी का जो हुआ था वो हुआ था लुमियर ब्रदर्स ने ये किया था, इन्होंने सिनेमा सेटअप किया था 1895 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ओके। नेक्स्ट है आपका
न्यू मीडिया, सोशल मीडिया एंड एक्सेट्रा, ये भी आपका आता है। तो सोशल मीडिया जो है आप जानते हो, फेसबुक हो गया, वेबसाइट्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ईमेल्स हो गए, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ मास मीडिया ही है। ओके, सोशल ब्लॉगिंग हो गई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट रेडियो हो गया, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप मास कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। फिर सोशल मीडिया भी होते हैं, वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आप वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी आप मास मीडिया कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल प्लस। तो ये सारे जो साइट्स हैं आपके, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, पिंटरेस्ट हो गया और भी बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या है, इनके थ्रू भी आप बहुत सारे मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो पहला आपका होता है इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फिर लोगों को एजुकेट करना। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मान लीजिए आपको कोई ऐड है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप ऐड बनाना चाहते हो या लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? बाय मेकिंग सम एडवर्टीजमेंट्स। ओके, उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई आपकी मतलब आपके सिटी में, आप मेयर हो, आपके सिटी में डेंगू इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, या कोई एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है, तो क्या करोगे? रेडियो पे बताओगे, टीवी पे बताओगे। तो अगेन यहाँ पे क्या है, हम एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को और इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, तो सोशल मीडिया हम क्यों यूज़ करते हैं? लोग आपस में सोशलाइज होने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो अगेन ये मास मीडिया का एक मीडियम है, ओके, या मास कम्युनिकेशन है। एंटरटेनमेंट की वजह से भी हम मास कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, सच एज रेडियो हो गया आपका या टेलीविजन हो गया। तो रेडियो पे अगर मान लीजिए आपको कमेंट्री सुननी है या आप कमेंट्री सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, या सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। या टेलीविजन पे आप कोई शोज देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मास मीडिया का क्या फंक्शन होगा, एज अ एंटरटेनर। उसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर जाननी होती है तो भी मास मीडिया बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है। पॉलिटिक्स के बारे में भी न्यूज़ के थ्रू आप समझते हो या न्यूज़ के थ्रू ही आप जान पाते हो, तो ये भी अगेन एक फंक्शन है आपका मास मीडिया का। नेक्स्ट है आपका कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि टीवी के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि अलग अलग कल्चर में कैसी अलग अलग चीज़ें होती हैं या क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं अलग अलग कल्चर में। जैसे पहले क्या था, जब इंडिया में टेलीविज़न नहीं था तो उस टाइम पे लोगों को यूएस, यूके, इनके कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता था। बट जब टेलीविज़न आया इंडिया में, उसके बाद से वो जो वेस्टर्न कल्चर था वो भी टेलीविज़न के थ्रू ही आया। ये अक्सर बोला जाता है कि वेस्टर्न टेलीविज़न, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको लाने वाला टीवी और आपके सिनेमा, ये दो ही चीज़ें हैं जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लाया है। तो ये जो कल्चर ट्रांसमिशन है, कल्चरल ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, कि हमारे कल्चर का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, ये भी इसका भी एक फंक्शन होता है मास मीडिया का। मास मीडिया के थ्रू ही ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये एज ए कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट भी एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, डेवलपमेंट क्यों ये इंक्रीज करता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप डिफरेंट कल्चर की चीज़ें देखते हो तो आपको ये लगता है कि हमारे कल्चर में ऐसा क्यों नहीं है या हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया में वॉशिंग मशीन नहीं होती है और लोग सिनेमा में देखते हैं कि कोई और कंट्री है जहाँ पे वॉशिंग मशीन लोग यूज़ करें या कपड़े वॉशिंग मशीन के थ्रू धुल रहे हैं, अपने हाथ से उनको कपड़े नहीं धुलने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से पता चली? तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ जाएगी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वॉशिंग मशीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका वे है डेवलपमेंट का। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के थ्रू, मतलब जब आप सिनेमा में देखते हो या फिर आप टेलीविज़न में देखते हो तो आपका डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका कि रोल क्या होता है मास मीडिया का सोसाइटी के अंदर। तो मास मीडिया का जो सोसाइटी में रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मास मीडिया का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है और सिग्निफिकेंट फोर्स, एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स ये यूज़ करता है, स्पेशली इन द मॉडर्न कल्चर। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था, जो हमारा कंजर्वेटिव कल्चर था, उसमें मास मीडिया नहीं होते थे। उस टाइम पे रेडियो नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं होता था। बट आज के टाइम पे जब हमारा टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे बिहेवियर को, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन द मॉडर्न कल्चर। इसके अलावा ये हमारी मतलब मीडिया बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चर को। अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को नॉर्थ कोरिया के बारे में पता हो। तो नॉर्थ कोरिया में टेलीविज़न और इंटरनेट ये सब नहीं है। उनका खुद का एक रेड स्टार और समथिंग, उनका खुद का एक गूगल है, मतलब एक सर्च इंजन है, वही वो यूज़ करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब टीवी का या फिर बहुत ज़्यादा मतलब
ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। वहां पे कोई मूवी भी आप नहीं देख सकते हैं। अगर आपने मूवी देखी या कोई भी ऐसी मूवी देखी तो आपको पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद आपको जेल होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे जो कल्चर है वो उनका खुद का कल्चर है, उनका ट्रेडिशनल कल्चर है। उन्होंने कोई भी बाहर का कल्चर उनके यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ मास मीडिया यूज़ नहीं होता है, या जो मास मीडिया यूज़ होता है वो ओपन नहीं है, क्लोज सिस्टम पे बेस्ड है। तो इस वजह से उनके यहाँ जो कल्चर का इन्फ्यूजन है वो नहीं हुआ है। ओके, तो हमारी जो मतलब कम्युनिटी है या इंडिविजुअल है वो इस वक्त मतलब बोलते हैं बम्बार्डेड, एक वर्ड है बम्बार्डेड। तो वी आर करेंटली बम्बार्डेड विद द मैसेजेस फ्रॉम द मल्टीमीडिया सोर्सेज इंक्लूडिंग टीवी, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स और मैनी मोर। ओके, तो ये हमारे जो मैसेजेस होते हैं ये हमारे मतलब सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, हमारे एटीट्यूड को, हमारे मूड को, हमारे सेंस को, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मास मीडिया का अगेन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी डेली लाइफ पे और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है हमारी, ओके, जो हमारा कल्चर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मास मीडिया इफेक्ट कुछ थ्योरीज हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, बट मैं बेसिक इन सब के बारे में बता दूंगी आपको। हो सकता है एग्जाम्स में आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाए इससे। तो ये 3 थ्योरी हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 3 मेन सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ मीडिया एग्जिस्ट। तो पहला आपकी जो थ्योरी है वो है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, दूसरा है आपका क्लास डोमिनेंट थ्योरी एंड तीसरा है आपका द कल्चरलिस्ट थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। पहला है आपका लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी में बोलते हैं कि जो लोग होते हैं वो खुद चूज करते हैं कि उनको क्या देखना है और उनको क्या सुनना है। तो इसलिए जो मीडिया का इफेक्ट होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। मीडिया का बहुत ही इन्फ्लुएंस जो है वो निग्लिजिबल है, मतलब ऑलरेडी आप उनके बारे में जानते हो और आप वही चीज़ चूज करते हो जो आप चाहते हो पसंद करना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो मतलब मीडिया है वो हमारे ओपिनियन को चेंज कर देगा, ये बात गलत है। इन्होंने इस थ्योरी में ये चीज़ बोली है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप एज अ पर्सन आपको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है तो आप कभी न्यूज़ चैनल खोलोगे ही नहीं, आप पॉलिटिकल शोज देखोगे ही नहीं। तो अगेन आप वही चीज़ें देखोगे जो आपको पसंद है। अगर आपको कॉमेडी पसंद होगा तो आप कॉमेडी देखोगे। तो ऐसा बोला गया है कि आपको मीडिया नहीं इफेक्ट करता है या बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट करता है क्योंकि आप वही चीज़ देखते हो, वही चीज़ सुनते हो जो आप चाहते हो। ओके, तो ये एक पहली थ्योरी है जो कि ओरिजिनेटेड हुई थी और टेस्ट हुई थी 1940s से 1950s के बीच में। तो ये चीज़ बोला गया था कि बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट होता है मास मीडिया का। मास मीडिया का हायर इफेक्ट नहीं होता है। मास मीडिया हमारे व्यूज़, एटीट्यूड, ओपिनियन एंड हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है वो है क्लास डोमिनेंट थ्योरी। क्लास डोमिनेंट थ्योरी बोलती है कि मीडिया रिफ्लेक्ट करता है और प्रोजेक्ट करता है एक व्यू पॉइंट ऑफ माइनॉरिटी एलीट की विच कंट्रोल्स इट। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि मीडिया को कंट्रोल करते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही मीडिया रिफ्लेक्ट करता है, वही मीडिया प्रोजेक्ट करता है। मतलब इन्होंने बोला है कि मीडिया के पीछे, मास मीडिया के पीछे एक क्लास डोमिनेंट लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर मीडिया को बनाते हैं। जैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई सिनेमा की हम बात करें तो जब मूवीज आती हैं, ठीक है, तो हमें पता है, हमने देखा है, अक्सर ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे एक ही तरीके की मूवी आती है, ठीक है। तो अगर मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि क्या सबकी मतलब थिंकिंग एक जैसी है, तो यही यहाँ पे थ्योरी है कि जो लोग होते हैं जो मास मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये क्लास डोमिनेंट लोग होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर थिंकिंग होती है जो कि वो दूसरों को देते हैं, जो कि वो दूसरों पे इम्प्लाई करते हैं। ओके, दोज पीपल हु ओन एंड कंट्रोल द कॉर्पोरेशन दैट प्रोड्यूस मीडिया कंप्राइज दीज एलीट। तो जो लोग जो मीडिया को कंप्राइज करते हैं, जिनके पास ये मीडिया हाउसेज होते हैं, वही एलीट होते हैं, वही माइनॉरिटी एलीट होते हैं, बहुत थोड़े से हैं और यही ये पूरे मीडिया हाउस को या एक पूरे मास कम्युनिकेशन को ये डोमिनेट करते हैं, या अपने व्यू पॉइंट को दूसरों के ऊपर डालते हैं। ये आपकी नेक्स्ट थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका कल्चरिस्ट थ्योरी। कल्चरिस्ट थ्योरी डेवलप की गई थी 1980s में एंड 1990s में। इन्होंने इन दोनों पुरानी थ्योरीज को, जो आपकी 2 पुरानी थ्योरी थी, क्लास डोमिनेंट थ्योरी एंड लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, इन दोनों पुरानी थ्योरीज को आपस में कंबाइन कर दिया और एक और नई थ्योरी बनाई जिसमें हम ये बोलते हैं कि आउट ऑफ इमेज एंड मैसेजेस दे रिसीव। तो इन दोनों के मैसेज और इमेज को इन्होंने कंबाइन कर दिया था। दिस थ्योरी सीज ऑडियंस एज प्लेइंग एन एक्टिव रेदर देन पैसिव रोल इन रिलेशन ऑफ मास मीडिया। पहले क्या था, पहले हमने दोनों उसमें देखा कि जो आपकी
जो मतलब ऑडियंस थी उसको हमने क्या रखा था, हमने उसको बहुत ही पैसिव रोल में रखा था, उसका कोई रोल नहीं होता था, उसको जो सिखाया जाता था, जो सुनाया जाता था वो सुन लेता था, देख लेता था, चाहे वो लिमिटेड इफेक्ट हो और चाहे यहाँ पे क्लास डोमिनेंट की बात की जाए। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने ऑडियंस को एज ए एक्टिव रोल बोला है कि वो एक्टिव होते हैं रेदर देन पैसिव, उनका पैसिव रोल नहीं होता है। One strand of research focuses on the audience and how they interact with media, and the other strand of research focuses on who produce the media, particularly the news. तो इन्होंने बोला है कि ये जो व्यूवर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए या मीडिया में क्या आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया उसको कि जो इफेक्ट होता है वो पर्सन के ऊपर होता है। अगर आप चाहते हो कि प्रोलॉन्ग इफेक्ट हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं मास मीडिया हमें इम्पैक्ट करता है, बट ये आप डिसाइड करते हो, बीइंग अ व्यूवर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए या आपको क्या चीज़ें कम्युनिकेट की जाएं। तो ये आपकी कल्चरलिस्ट थ्योरी है। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मास मीडिया होता है वो हमारे कल्चर में बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और जो ऑडियंस है वो भी इसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपकी 3 थ्योरीज हो गई। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया की, कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। तो पहला है आपका परवेसिवनेस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया जो है बहुत ही परवेसिव है, हर जगह ये फैला हुआ है इस वक्त। मास कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। मास मीडिया हमें एंटरटेन भी करता है, मास मीडिया लोगों को परसुएड भी करता है, उनको इंस्पायर करता है और इसके साथ साथ उनकी व्यू पॉइंट को चेंज करने की भी कोशिश करता है। और मास मीडिया मास कम्युनिकेशन के वजह से ही लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये बाइंड करता है लोगों को। तो ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए मास मीडिया के। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो डिसएडवांटेज ये हैं कि मास मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है। जैसे मतलब कोई भी अगर फेक न्यूज़ है, जैसे बोला जाता था कि मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते थे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है। तो इस तरीके के जो फेक न्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं। जैसे अचानक से एक बार हुआ था कि नमक के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वजह से लोगों ने जाके बहुत सारा नमक खरीद लिया था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ था। तो इस तरीके के जो फेक न्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। इसके अलावा ये इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ाता है। अगर आप मास मीडिया को देखो तो हर कोई एक अपनी इंडिविजुअल स्क्रीन को एंजॉय करना चाहता है और वो चाहता है कि वो मतलब इंडिविजुअली मास मीडिया के साथ कम्युनिकेट करे। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोशल कम्युनिकेशन की बात करें तो सोशल मीडिया में भी क्या हो रहा है कि सबका अपना खुद का इंडिपेंडेंट फेसबुक पेज है, सबका खुद का अपना इंडिपेंडेंट फेसबुक अकाउंट है और वो लोग उसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, ना कि कलेक्टिविज्म की बात हो रही है। सम मीडिया कंटेंट आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रेन। तो अगेन हर तरीके के कंटेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंटेंट एक 14 ईयर्स का चाइल्ड देख रहा है वही कंटेंट एक 24 ईयर्स का भी आदमी देखेगा या एडल्ट देखेगा। तो ये जो दोनों एज गैप है इसके मतलब इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है मास कम्युनिकेशन, ओके, या मास मीडिया। इट कैन लीड टू रूइन द रेपुटेशन, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रेपुटेशन भी रूइन हो जाती है। कभी कभी फेक जो न्यूज़ होते हैं उसकी वजह से किसी की जो पर्सनैलिटी है या किसी की जो इमेज है वो कम्प्लीटली रूइन हो जाती है। इट कैन लीड टू पर्सनल इंजरी ड्यू टू स्टंट। तो अगेन जो ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन है इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स आपको माइंड में आ रहे होंगे। जब भी मैं चीज़ें बोल रही होंगी तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये इस वजह से मतलब ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप उन चीज़ों को ईजिली रिलेट कर सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टंट शोज होते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टंट्स होते हैं जिनको देख के लोगों को पर्सनल इंजरीज भी लग जाती हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मास मीडिया का। हेल्थ प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप बहुत टाइम तक टीवी देखते हो तो आप और टीवी देखते देखते आप खाना खाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि इसकी वजह से क्रिएट हो जाती हैं। उसके अलावा ड्रग्स एंड अल्कोहल को भी बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है मास मीडिया के थ्रू, तो ये भी अगेन एक डिसएडवांटेज है मास मीडिया का। तो ये सारे टॉपिक्स थे मास मीडिया से रिलेटेड। आई होप आपको जितना भी मतलब मटेरियल है आपका सफिशिएंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो मैं उसको फ्यूचर में अपडेट करती रहूँगी। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।